यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 20 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बात की जाने वाली हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं पद्य के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, अर्थात गोधली भाग 2 के पद्य खंड के 12 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को इस पाठ में इस कक्षा में हम लोग पूर्ण करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो में आने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करते चलिएगा। इतना हो जाता है तो ध्यान रखें आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो आइए इसे रिपीट करते चलें। पद्य खंड का पहला पाठ है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और इसी में दूसरी कविता है जो नर दुख में दुख नहीं माने। आइए इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों हैं उनको देखते हैं। पूछ दिया जाए तलवंडी वर्तमान में कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे तलवंडी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लाहौर में है। तो तलवंडी पाकिस्तान में है। पूछा जाए आशा दीवार किसकी रचना है, तो आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। पूछा जाए वर्णा आश्रम और कर्मकांड के विरोधी कौन किसने किया, तो गुरु नानक ने किया था। पूछा जाए गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है, तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला प्रश्न है गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी, तो पंजाबी और हिंदी भाषा में। पंजाबी मिश्रित हिंदी भाषा या पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा भी कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, सिख धर्म के पांचवें गुरु। पूछा जाए सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव। पूछा जाए क्या कहते हुए नानक ने अपने प्राण त्यागे, तो वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक ने अपने प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया, तो गुरु नानक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जपूजी और सोहिला किसकी रचना, गुरु नानक की। आशा दीवार, जपूजी या सोहिला तीनों में से कोई पूछ दे तो गुरु नानक की रचना है। नारियों के लिए उचित स्थान के लिए आवाज़ किसने बुलंद किया, तो गुरु नानक ने नारियों के लिए आवाज़ उठाया। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, तो राम नाम के बिना। जगी का अर्थ क्या है, या जग का अर्थ संसार में। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जग में जन्म लेना व्यर्थ है, अर्थात संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। पूछा जाए रहीरास किसकी रचना, तो गुरु नानक की। पूछ दिया जाए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी लाहौर में। ननकाना साहब अभी कहा जाता है इस स्थान को, जो कि पाकिस्तान में है। पूछा जाए गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला प्रश्न गुरु नानक का जन्म कब हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट 1469 ईस्वी में। पूछा जाए गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, तो 1539 ईस्वी में हुई थी। 1539। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है, तो कबीर दास के कथन से याद रखेंगे मिलता है। पूछा जब ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो जिस व्यक्ति में काम क्रोधहीन जो व्यक्ति में काम क्रोध नहीं होता है, जो काम क्रोधहीन व्यक्ति होता है उसी में ब्रह्म का निवास होता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, तो गुरु नानक की कृति है। पूछ दिया जाए गुरु नानक की रचना है, तो सोहिला गुरु नानक की रचना, जपूजी, आशा दीवार आदि, ठीक है, तीनों के तीनों रचना है। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है, तो पाकिस्तान में। सुलक्षणी कौन थी, गुरु नानक की पत्नी थी। अगला प्रश्न है गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, तो कालूचंद्र खत्री। इस तरह से पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। गुरु नानक के बाद दूसरा पद्य का चैप्टर था जिसका नाम है
प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बारो, किसकी रचना? तो रसखान की। आइए इसको हम लोग जानते हैं इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रसखान का मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। पूछा जाए रसखान ने श्री कृष्ण की लीला गान किसमें किया है? तो सवैयों में किया है। श्री कृष्ण का लीला गान सवैयों में। पूछ दिया जाए दान लीला किसकी रचना? तो रसखान की। अगला प्रश्न है, स्वामी विट्ठलनाथ रसखान से रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? विट्ठलनाथ रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, रसखान की रचना किसके शासनकाल में हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि थे, कैसे? तो जातीय लोकप्रिय कवि रसखान हुआ करते थे, जातीय लोकप्रिय कवि। अगला प्रश्न है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो कृष्ण की। सुजान रसखान में किसकी भक्ति? तो कृष्ण की भक्ति। अगला प्रश्न है, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति सगुण थी। रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि को चले गए थे। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? तो रसखान हैं। अगला प्रश्न, रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। पूछा जाए ऐनी का क्या अर्थ होता है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऐनी माने होता है खजाना। कौन है? श्री राधिका जी को प्रेम का खजाना कहा गया है रसखान के द्वारा। अगला प्रश्न है, रसखान के बारे में टिप्पणी किसने की? तो डॉक्टर विजेंद्र या हरिश्चंद्र ने भी किया था। रसखान को किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का राज्यकाल था। पूछा जाए मनमाणिक में कौन सा अलंकार? तो रूपक अलंकार। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम फुलवारी रसखान की कृति नहीं है। पूछा जाए आधुनिक काल में साहित्यकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वरण का अर्थ? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम वरण नंदन, प्रेम वरण का अर्थ है प्रेम का रंग। माली मालिन किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण को। माली मालिन में कौन समास? द्वंद्व समास होता है। पूछा जाए दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? तो 11 छंद संकलित है। अगला प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो 4। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? तो 1618 में। 1618 में इनकी मृत्यु हुई थी विजेंद्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? तो कृष्ण को चितचोर कहा गया है। तो इस तरह से दूसरा पाठ जो कि रसखान से लिया गया था वो संपन्न होता है। तीसरा पाठ की ओर हम लोग देखते हैं। तीसरा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, राजा अति सुधोषणी के मारग मोह सुनाही लय वर्षो। ये 2 कविता जो घनानंद के द्वारा रचित है, इन्हीं कविताओं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। पूछा जाए घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, सुजान के आंगन में। सुजान सागर किसकी कृति? तो घनानंद की कृति है। अगला प्रश्न है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है। किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो मीर मुंशी का। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे घनानंद।
अगला प्रश्न है लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन हैं? तो लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रयोग वैचित्र के कवि घनानंद है। घनानंद कवि हैं तो प्रेम के पीर के कवि हैं, पीर के कवि हैं। अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। घनानंद किसके प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। अगला VVI प्रश्न है घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। पूछा जाए संकालु हृदय नहीं कर सकता है क्या? तो प्रेम नहीं कर सकता है। झचकी व्यक्ति संकालु व्यक्ति। पूछा जाए घनानंद के महत्वपूर्ण रचना? तो सुजान सागर। अगला प्रश्न देखिए एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं? तो घनानंद है। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो विश्वनाथ मिश्र ने। घनानंद ग्रंथावली विश्वनाथ मिश्र। अगला प्रश्न घनानंद काव्य के किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? तो घनानंद काव्य में ऋजु शैली या वक्र शैली, ऋजु शैली या वक्र शैली। घनानंद के काव्य में ऋजु शैली या वक्र शैली। पूछा जाए घनानंद की कृति का आधार है? तो सुजान हित और घनानंद कवित। ठीक है। अगला देखिए रज का अर्थ क्या होता है? धूल। कहा गया था रज रज रज, तो धूल। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा एवं सरल होता है। घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1739 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है घनानंद की भाषा है? तो शुद्ध और परिष्कृत है। शुद्ध है, परिष्कृत है, जीवनदायक है। क्या है? तो एक प्रकार का विशेषण है जीवनदायक। ध्यान रखेंगे। इस तरह से इस पाठ के भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न संपन्न होते हैं। अगला चैप्टर है स्वदेशी। स्वदेशी जिसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हुआ करते हैं। पूछ दिया जाए प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? तो विदेशी रहन सहन और वेशभूषा अच्छा लगने लगा था। अगला प्रश्न जीर्ण जनपद किसकी रचना? तो प्रेमघन की रचना का नाम है जीर्ण जनपद। प्रेम के काव्य की कृति है? तो प्रेमघन की काव्य कृति का नाम है हार्दिक हर्षादर्श। हार्दिक हर्षादर्श किसकी कृति? तो प्रेमघन की। अगला प्रश्न अब्र नामक विदेश से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी वस्तु या विदेशी से मतलब है ब्रिटेन का या इंग्लैंड से मतलब है। अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? तो अब्र नाम से इन्होंने उर्दू में रचना की है। अब्र उर्दू में रचना है इनकी। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ? तो मिर्ज़ापुर में। कौन एक नाट्य कृति है? तो भारत सौभाग्य इनकी एक नाट्य कृति है। पूछा जाए प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की रचना प्रेमघन ने की थी। पूछा जाए स्वदेशी शीर्षक पाठ में संकलित कविता किस छंद में है? तो दोहा में है। ध्यान रखेंगे स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता दोहा में है। भारत किस अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है? भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। कैसे? तो ये जो है आप लोगों का अंग्रेज़ों के लूट के कारण, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण। कविता समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि समाज के सुविधाभोगी वर्ग की आलोचना करता है। ध्यान रखेंगे। पूछा जाए रीत का अर्थ क्या है? तो रीत गति, रति, रीत लखात। रीत माने रीति रिवाज, पद्धति से मतलब है। पूछा जाए प्रेमघन का जन्म कब हुआ? तो 1855 ईस्वी में प्रेमघन का जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ था।
प्रेम घन के काव्य में प्राप्त होता है तो भक्ति भावना प्राप्त होती है, समाजवाद और देश प्रेम भी प्राप्त होता है। प्रेम घन की मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। पूछा जाए प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। स्वदेशी के लेखक प्रेम घन हुआ करते हैं। पूछा जाए वस्तु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। पूछा जाए प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन में सभापति बने, तो प्रेम घन जो है कलकत्ता अधिवेशन में साहित्य सम्मेलन में सभापति बने। कलकत्ता। भारतीयों का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है, तो भारतीयपन का लोप होना प्रेम घन को दुखी करता है। पूछा जाए प्रेम घन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया, तो आनंद कादम्बनी का संपादन प्रेम घन ने किया था। पूछा जाए प्रेम घन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है, तो प्रयोग रामागमन इनकी नाट्य कृति है। अगला प्रश्न, भारतीय किस तरह से अंग्रेजों की दास हो गए हैं, तो तन और मन से अंग्रेजों के दास हो गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीयों में किसके प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, तो अपनी संस्कृति के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है। इस तरह से हम लोगों का चौथा जो है काव्य खंड का पाठ संपन्न होता है। अगला पांचवा पाठ है पद्य का, जिसका नाम है भारत माता, जिसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला अंचल, इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत। पूछा जाए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगली प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि, तो छायावाद के कवि हुआ करते थे। पूछा जाए भारत माता का संबंध में क्या सही है, तो भारत माता ग्रामवासिनी है। गंगा यमुना को कवि किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो भारत के दो आँख हैं, गंगा यमुना आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। तो दो आँख है गंगा यमुना, आंसू जल के रूप में इसका पानी है। ठीक है, तो दो आँख। सर दिंदु हरासनी कौन है, तो भारत माता जो है सरदिंदु हरासनी है। पूछा जाए पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी, तो गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न, गीत प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है, तो भारत माता के लिए गीता प्रकाशनी। भारत माता गीता प्रकाशनी, अपने ही घर में प्रवासनी या गीता प्रकाशनी। ठीक है, भारत माता। पंत के माता जी का नाम सरस्वती देवी। कंदन का अर्थ क्या है, तो क्रंदन का अर्थ है रोना। भारत माता जो है क्रंदन कर रही है, रो रही है। फिर कहा जा रहा पंत जी के पिताजी का नाम क्या है, तो गंगा दत्त पंत। तप संयम कौन सा समास है, तो तप संयम द्वंद्व समास, जहाँ हाइपन द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, पंत का जन्म कहाँ हुआ, तो कौसानी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। पंत जी का जन्म कब हुआ, तो 1900 ईस्वी, पूरा 1900 ईस्वी में पंत जी का जन्म हुआ था। पंत जी की मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई थी। पूछा जाए पंत ने महाकाव्य कौन सा लिखा, तो लोकायतन उनका महाकाव्य का नाम है, लोकायतन। किस रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पूछा जाए तरुतल निवासनी, पेड़ के नीचे कौन निवास करता है, के माध्यम से कवि भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है, तो दीनता यानी गरीबी का। पेड़ के नीचे निवास करती है जनता, अर्ध शोषित शोषित निरस्त जन। तरुतल निवासनी। गंगा यमुना कौन सा। पूछा जाए ग्राम वासनी में कौन सा समास है, तो ध्यान रखेंगे बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है, तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत है।
अगला प्रश्न, भारत की आंखें झुकी हुई है तो चिंता से। भारत माता की आंखें चिंता से झुकी हुई है। भारत माता सारे जग की क्या है, तो माँ है, गीता है। तो एक प्रकार का ज्ञान यानी कि एक तरह का उपनिषद कह सकते हैं। गीता उपदेश देता है कर्म का। गीता किसका उपदेश देता है, कर्म का। अगला पाठ है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म आइए देखते हैं। पूछा जाए उर्वशी किसकी कृति है, तो दिनकर जी की कृति है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं, तो किसान और मजदूर है। पूछा जाए दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, तो BA ऑनर्स तक दिनकर ने अपनी पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसकी कृति पर मिला, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर को। पूछा जाए दिनकर के गद्य कृति का नाम, तो दिनकर की डायरी। पूछा जाए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो ज्ञानपीठ उर्वशी के लिए। ज्ञानपीठ उर्वशी के लिए, उर्वशी इन्हीं की रचना है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, तो रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र दिनकर की काव्य कृति है। दिनकर ने कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो जनता के लिए दूधमुही शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत माता ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया है, तो भारत सरकार ने दिनकर को पद्म विभूषण सम्मान, राष्ट्र कवि का दर्जा भी इनको है। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार ने इनको दिया है। अगला प्रश्न, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए, तो भागलपुर विश्वविद्यालय याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, तो फावड़े और हल, मतलब कुदाल और हल। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे, खेतों में। ठीक है, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए खलिहानों में मिल सकते हैं। अगला प्रश्न, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो राजतंत्र और सामंतवाद को। ठीक है, देश आज़ाद हुआ था उसी दिन ये कविता लिखी गई थी। मिट्टी का अबोध मूर्त कौन, तो जनता। दिनकर जी का निधन कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। मिट्टी की ओर कृति है, तो गद्य कृति है। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। पूछा जाए दिनकर का जन्म कब हुआ, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, तो सिमरिया बेगूसराय में दिनकर का जन्म हुआ था। दिनकर की किस रचना के में कर्ण को नायक बनाया गया, तो कर्ण को नायक बनाया गया था रश्मि रथी में। कर्ण को नायक बनाया गया था। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो गांव से हुई थी। महल प्रतीक है, तो राजतंत्र का। ठीक है, जनता के हुंकारों से महल भी उखड़ जाते हैं, राजतंत्र का। राजप्रसाद कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। राज का प्रसाद, राजा का प्रसाद। कवि ने भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में किया है, तो बूझी हुई राख के रूप में किया है। नाद शब्द का अर्थ क्या है, तो नाद शब्द का अर्थ स्वर होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला चैप्टर है आप लोगों का जिसका नाम है 7वां चैप्टर हिरोशिमा। पूछा जाए हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जो है जापान में है। हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूछ दिया जाए अज्ञेय किसका उपनाम, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था। अज्ञेय का संपादन किया कंची कंची का, तो रूपाम्बरा का, पुरस्करणी का, तार सप्तक इत्यादि का संपादन किया। पूछा जाए हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है, तो नगर के चौक पर निकलता है।
हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? तो अणु बम है। पूछा जाए अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। पूछा जाए कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो अरे यायावर या रहेगा याद। अरे यावर रहेगा याद अज्ञेय की कृति है। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। हिरोशिमा के कवि कौन? तो अज्ञेय थे। पूछा जाए अज्ञेय के माता जी का नाम? तो व्यंती देवी। अज्ञेय का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। पूछा जाए अज्ञेय की काव्य संग्रह है? तो कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय की काव्य संग्रह है। पूछा जाए अज्ञेय की निबंध कृति? तो भवंती अंतरा त्रिशंकु अज्ञेय की निबंध कृति है। भवंती अंतरा त्रिशंकु। पूछ दिया जाए उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी वावरा अहिरी की रचना है। पूछा जाए आज के युग में किसकी आशंका बढ़ गई है? तो अर्थ की आशंका बढ़ गई है। पूछा जाए अज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? तो एमए तक शिक्षा ग्रहण किया था। अगला प्रश्न दिन के समय को कितने भागों में बांटा गया है? तो दिन के समय में 3 भागों में बांटा गया है, सुबह, दोपहर और शाम। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया। पूछ दिया जाए अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। पूछा जाए हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। कवि के अनुसार अणु बम है। तो अणु बम जो है सूरज है जो कि नगर के चौक पर निकलता है। इस तरह से 7वां चैप्टर हिरोशिमा के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो संपन्न होते हैं। इसके पहला पार्ट में पद देखिए हम लोगों ने 1 से 7 तक के चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। आगे कुछ मिनट और निकाल करके आप इसके द्वितीय पार्ट को देखें जिसमें 5 पाठों के अंतिम के 5 पाठों की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा की गई है। आप सभी समय निकाल कर के उसे अवश्य देखें जिससे जो है पद्य से आने वाले कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों का छूट नहीं पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।